कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो शीत युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिसका उदय हुआ था और युद्ध की समाप्ति के बाद जो शांति समझौते हुए दोनों देश सोवियत रूस और अमेरिका प्रतिस्पर्धी गुट में बंट गए थे और पूरा विश्व है वो बहुध्रुवीय विश्व हो गया था। उसके स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये द्वितांत का काल है, शीत युद्ध की समाप्ति का काल है। तो एक ध्रुवीय विश्व को कह नहीं सकते हम, बहुध्रुवीय विश्व भी नहीं, बल्कि ध्रुव गुट पूरी तरह से खत्म हो गए और इसमें है अमेरिका और सोवियत रूस की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही और दोनों एक दूसरे से सहयोग करते रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया तो दोनों में पूर्ण रूप से मित्रता हो गई। आइडियोलॉजी की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से किसी भी प्रकार के यदि मतभेद है भी तो वो मतभेद भी शांतिपूर्ण संबंधों के माध्यम से उनको हल कर लिया जाता था। सोवियत रूस में अब साम्यवाद नहीं है, वहाँ पर भी अलग तरह की व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमेशा हमेशा जो सदैव पहले अपनाते थे अब अमेरिका विरोधी रुख नहीं अपनाते बल्कि दोनों के बीच में सहयोग का परिणाम है। ये एक ऐसी घटना है जिसने कि केवल दो देशों को ही प्रभावित नहीं किया, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पहले वार्सा पैक्ट के देश या नाटो के देश ये दो गुट थे और एक तीसरा गुट निरपेक्ष देशों का संगठन था। अब ये भी आवाज उठने लगी कि जब गुट ध्रुव रहे ही नहीं है तो फिर गुट निरपेक्ष किस बात में, उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अलग से बिंदु है कि जब गुट नहीं रहे तो निरपेक्ष किससे होना है, तो उसकी प्रासंगिक है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं कर दिया जाना चाहिए जब दुनिया में गुट ही नहीं रहे? मेरा ये मानना है कि गुट निरपेक्ष देश का अस्तित्व सदैव रहना चाहिए, क्योंकि गुट निरपेक्ष वो देश है जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था उस समय, क्योंकि दो ये गुट थे इसलिए तृतीय विश्व कहा जाता था। हालांकि अब तृतीय विश्व युद्ध नाम नहीं है, अस्तित्व नहीं है, पर इन दोनों का जो बैकग्राउंड है गुट निरपेक्ष देशों का वो बैकग्राउंड है, ये नए नए औपनिवेशिक शिकंजे से स्वतंत्र हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से अभी विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए और इनके कई हित है वो सामान्य है, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व है वो रहना चाहिए। मेरी समझ में शीत युद्ध की उत्पत्ति उसके कल हमने लिया था इससे पहली वार्ता में, और उसके बाद आज शीत युद्ध का अवसान, अब शायद शीत युद्ध का पुनः उदय न हो सकता है कि दुनिया बहुध्रुवीय बन जाए, मल्टी ग्रुप हो जाए, पर द्विध्रुवीय विश्व होने की संभावना कम दिखाई देती है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने और शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने आपको दो वार्ता शीत युद्ध के बारे में बताई, लेकिन ये आपका नॉलेज पर्याप्त नहीं है। आप दोनों देशों की स्थिति को, अमेरिका में निर्वाचन होने जा रहे हैं एक साल में, सोवियत रूस में भी निर्वाचन होते रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, भिन्न भिन्न इनकी राष्ट्रपतियों की शिखर सम्मेलन होते हैं, यात्राएं होती है, उनका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इनकी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल लोकेशंस, भिन्न भिन्न देशों से इनके संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके पीछे इनका क्या रुख है। क्या सोवियत रूस में, फिर गलती से सोवियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में एक मत रहा है और या हमेशा दोनों प्रतिस्पर्धी रुख अपनाते रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको ये मैं सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि दोनों का आप अच्छी तरह से भौगोलिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनका संविधान, उनकी व्यवस्थाएं, उनका सिस्टम, भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण, उनका रुख, इनका व्यापक अध्ययन करेंगे तो शीत युद्ध जो अब वो खत्म हो गया है उसको समझने में आपको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इन वार्ताओं में आपको शीत युद्ध के उत्पत्ति से लेकर के अवसान,
ये एक ऐसी घटना है जिसकी उत्पत्ति और अवसान का बहुत सीमित इतिहास रहा है। 1950 के आसपास हम कह सकते हैं ये पराकाष्ठा पर था और 1991 40 वर्षों में ये समाप्ति की ओर आ गया है। इसकी इनको है वो मैं आपको बताने की मैंने कोशिश की, पर आपको और अधिक अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शीत युद्ध इटसेल्फ पर कहीं भी किताबें उपलब्ध है, उनको आप पढ़ेंगे तो अपने नॉलेज को आप अभिवृद्ध कर सकते हैं, नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। मैं आपके सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। आप जीवन में सफलता छुए, सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है, आशा है आपसे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। आपको शायद जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रकार के दृष्टिकोण है, जिसमें सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, क्लासिकल और आइडियलिस्टिक अप्रोच है। कई प्रकार के दृष्टिकोण है, उनमें से मात्र एक यथार्थवादी दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा को हम सामान्य परिचय के अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम और सिद्धांत में क्या अर्थ है, मॉर्गन बहुत बड़ा नाम है, जिनकी किताब पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस बहुत प्रसिद्ध है। उनका राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में क्या सिद्धांत है, क्या दृष्टिकोण है, मार्गंतव के सिद्धांत का मूल्यांकन देखेंगे और फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण की समालोचना करेंगे। इस समालोचना के साथ साथ आदर्शवाद और यथार्थवाद दो अपोजिट टर्म है, दोनों आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक, उन दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करेंगे और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। यदि सामान्य परिचय देखें हम इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, जैसा मैंने अभी बताया आपको, अध्ययन के कई उपागम तथा दृष्टिकोण प्रचलित है और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपागम और सिद्धांत में बेसिक अंतर है, जिसको कि मैं आगे जाकर के उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। उपागम या दृष्टिकोण, दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। कौन से लिए जाएंगे, कौन से छोड़। हाँ ना ना रिकॉर्डिंग होता तो नो सिग्नल कुछ कर ले वे ना। अच्छा बने तो डिस्टर्ब मत कर, ठीक है मत रिकॉर्डिंग करती है अभी बाहर वाला चीज मोदी जी मोदी जी आना पता मोदी जी
Jagged,